आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि साथियों विहंगम दृष्टि का पार्ट 3 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और आपको बता देना चाहूंगा कि इस छोटे से वीडियो में हम लोग केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। तो साथियों, यह तथ्यात्मक अध्ययन मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको परीक्षा में काफी लाभकारी साबित होने वाला है। तो मैं आज की पाठचर्या को बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहूंगा और देखते हैं आज की पाठचर्या में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के आरंभ में प्रारंभिक हिंदी का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वानों को। तो उन विद्वानों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भोला शंकर व्यास तथा राहुल सांकृत्यायन जी, ये 4 राइटर उल्लेखनीय हैं। और इन लोगों ने क्या क्या कहा है प्रारंभिक हिंदी के संदर्भ में, उसको देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। इन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है और 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी की संज्ञा दी, पुरानी हिंदी की संज्ञा दी। और इन्होंने राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि माना। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा। शुक्ल जी ने क्या कहा है? प्राकृताभास, प्राकृताभास हिंदी की संज्ञा दी है। आचार्य शुक्ल जी ने प्रारंभिक हिंदी को यानी प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी कहा और 993 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना। वहीं भोला शंकर व्यास जी ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट नाम दिया। क्या नाम दिया है? अवहट्ट नाम से संबोधित किया है भोला शंकर व्यास जी ने प्रारंभिक हिंदी को। तथा राहुल सांकृत्यायन जी ने, जिनका पूर्व नाम केदारनाथ पांडे था, तो इन्होंने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया तथा अपभ्रंश व प्रारंभिक हिंदी के सभी कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में मान्यता प्रदान की है। राहुल सांकृत्यायन जी के प्रमुख ग्रंथों में हिंदी काव्यधारा और हिंदी के प्राचीन कवि और कविताएं, ये 2 ग्रंथ इनके प्रमुख ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादातर प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिएगा कि हिंदी का पहला कवि। तो शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने, इन 3 लोगों ने पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का पहला कवि माना है, जिसका समय काल 7वीं शताब्दी ठहरता है। तो वहीं 8वीं शताब्दी में सरापा को हिंदी का पहला कवि मानने वाले राहुल सांकृत्यायन जी हैं तथा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने वाले राम कुमार वर्मा हैं और समय काल 8वीं शताब्दी। तो गणपत चंद्र गुप्त जी शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, जिनका समय काल 1184 ईस्वी। और अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका समय काल 13वीं शताब्दी ठहरता है। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि मानने का कारण क्या क्या है? तो वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से सिद्ध साहित्य के परवर्ती हिंदी साहित्य के विकास के लिए आधार भूमि तैयार करने के रूप में और शैली परंपरा की विकास की दृष्टि से इनको पहला कवि स्वीकार किया जाता है।
वैसे तो हिंदी की अगर प्रथम रचना की बात की जाए तो हिंदी के प्रथम कवि सराफा की जो रचनाएं मिलती हैं वे सभी मुक्तक हैं, काव्य ग्रंथ के रूप में संकलित नहीं है। इस दृष्टि से ग्रंथ के रूप में जैन आचार्य देवसेन द्वारा लिखा गया श्रावकाचार 933 ईस्वी जिसका रचना काल है को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। और इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म यानी गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है और साथ ही साहित्यिक तत्वों का इसमें अभाव भी नहीं है, यानी कि हिंदी की पहली रचना देवसेन द्वारा लिखा गया श्रावकाचार है। आइए बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देख लेते हैं आदिकाल के नामकरण। और आदिकाल की समय सीमा में भी काफी विवाद रहता है। तो आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 993 ईस्वी से यानी राजा मुंज के समय से लेकर के भोज के समय से लेकर के और राजा हमीर देव के पीछे तक इसकी अंतिम सीमा वे मानते हैं। आदिकाल की अगर अंतिम सीमा की बात की जाए तो ग्रियर्सन ने 1400 ईस्वी माना, मिश्र बंधुओं ने 1387 ईस्वी, आचार्य शुक्ल ने 1318 ईस्वी और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1343 ईस्वी माना है। यानी ग्रियर्सन के अनुसार अगर देखा जाए तो 1400 ईस्वी तक आदिकाल समाप्त हो जाता है। मिश्र बंधुओं के अनुसार 1387 ईस्वी तक, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1318 ईस्वी तक तथा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल के अनुसार 1343 ईस्वी तक हिंदी का आदिकाल समाप्त हो जाता है। आदिकाल का नामकरण जो है इस पर भी काफी जो है प्रश्न पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से इसको भी आप इम्पोर्टेंट ही कह सकते हैं। यह तथ्य भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अक्सर कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले ग्रियर्सन महोदय हैं, आरंभिक काल की संज्ञा देने वाले मिश्र बंधु हैं, वीर गाथा काल की संज्ञा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आदिकाल की संज्ञा देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी और रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। वहीं संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। ध्यान दीजिएगा, चारण काल कहने वाले ग्रियर्सन हैं जबकि संधि एवं चारण काल की संज्ञा रामकुमार वर्मा ने दी है। सिद्ध सामंत काल की संज्ञा राहुल सांकृत्यायन जी ने दी है। तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। वीर गाथा युग कहने वाले हैं श्याम सुंदरदास। देखिए, वीर गाथा काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी, लेकिन वीर गाथा युग कहने वाले श्याम सुंदरदास हैं। वीर काल की संज्ञा देने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा ने। अंधकाल की संज्ञा दी है कपिल कुल श्रेष्ठ ने। आधार काल की संज्ञा दी है मोहन अवस्थी ने। तो संक्रमण या प्रवर्तन काल की संज्ञा दी है रामखिलावन पांडे ने। और प्रारंभिक या उन्मेष काल की संज्ञा दी है गणपत चंद्र गुप्त ने। आइए बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवियों पर नजर डालते हैं। तो अपभ्रंश साहित्य में स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोहिंद, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूर्य और राम सिंह, ये प्रमुख कवि जो हैं अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवियों में आते हैं। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवियों में आपके देख लीजिए एक बार पुनः, स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, जोइंदु हैं, अब्दुल रहमान हैं, जिनदत्त सूर्य हैं और राम सिंह हैं। स्वयंभू की प्रमुख रचनाओं में पौम चर्यु, रिटनेमी चर्यु, पंचमी चर्यु और स्वयंभू छंदस है। वहीं पुष्पदंत की अगर रचनाओं की बात की जाए तो महापुराण, इनकी प्रमुख रचनाओं में महापुराण, ड़य कुमार चर्यु और जसहर चर्यु, ये तीनों रचनाएं पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं भविष्यत कहा धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। तो जोइंद की प्रमुख रचनाओं में परमात्म प्रकाश
और योग सार बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अक्सर रचना ये पूछी जाती है। और अब्दुल रहमान का संदेश रासक सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है, संदेश रासक। वहीं जिनदत्त सूर्य की जो है उपदेश रसायन, उपदेश रसायन, यह भी रचना बहुत बार पूछी गई है परीक्षा में। और राम सिंह की पाहुण दोहा। ये सारी रचनाएं रट लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करना है परीक्षा में आपसे इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। और अक्सर साथियों इससे प्रश्न पूछा जाता है आपका, अगर आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा वहां पर आपको इन रचनाकारों की ये रचनाएं अक्सर पूछी गई हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं परीक्षा पाठचर्या में आगे। और आगे वही पुष्पदंत की रचनाएं थी, महापुराण, रण कुमार चरियो और जयसार चरियो, जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। आइए सबरपा की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो सबरपा की प्रमुख रचनाओं में चर्यापद, चित्त गुहा, गंभीर्य, महामुद्रा, वज्रगीत और शून्यता दृष्टि, ये 4 रचनाएं प्रमुख हैं। इसके बाद लुइपा की रचनाओं को देख लेते हैं। तो लुइपा की रचनाओं में अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भदवद बीस समय और लुइपाद गीत का है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं डोम्बिबा की रचनाओं को। तो डोम्बी गीत का नाद बिंदु द्वारे योगचर्या और अक्षर द्वीपोपदेश, ये 3 रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे। और अक्सर 84 सिद्धों की बात होती है, तो उसमें से पिछले साल पूछ लिया गया था आपसे कि महिला योगिनी का नाम। तो याद रखिएगा कि 84 सिद्धों में जो है आपकी 4 महिला योगिनी हैं, मेखलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा और कनकलापा। ये 4 सिद्ध योगी महिलाएं हैं, जिसमें लक्ष्मी करा जो हैं अद्वितीय सिद्धि इनकी, अद्वैत सिद्धि इनकी प्रमुख रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिद्ध साहित्य में वर्णित पंचम मकार की प्रतीकात्मक व्याख्या। तो सिद्ध साहित्य में पंचम मकार के तहत मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये 5 वकार माने जाते हैं, जिसमें सहस्त्रदल में रचित होने वाली सुधा को मध्य कहते हैं। ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया मास कहलाती है। और इड़ा और पिंगला गंगा जमुना में प्रवाहित सांस मत्स्य हैं। मुद्रा असत्य का परित्याग है। मैथुन सहस्रार में स्थित शिव और कुंडली का योग है। आगे साथियों नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथों को देख लेते हैं हम लोग। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धत, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण। सिद्ध सिद्धांत पद्धत, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण, ये नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं। आइए नाथों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से प्रस्तुत जो नाथों की सूची है वो इस प्रकार है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा 9 नाथों की सूची इस तरह दी गई है। तो देख लेते हैं नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन, ये 9 नाथ गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार हैं। वहीं राम कुमार वर्मा जी ने आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरथरीनाथ और गोपीचंद, इन 9 नाथों को
की सूची प्रस्तुत की है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।